दिनेश जी जी आता हूँ पाठक जी आपके पास। आपने राकेश अचल जी की बात सुनी और आपने प्रकाश जी की भी बात सुनी। वैसे आज सारा दिन तो कवायद टीवी पे यही चल रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत मासूम हैं और कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं होगा जो उनको लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए भारत की राजनीति में कि जहां पर एक नारी सम्मान को दबाने के लिए इसके केसेस भी वापस लेने की बात हो रही है और लज्जाजनक है, लेकिन जो परिस्थितियां उभर कर आ रही हैं उससे तो सर शर्म से झुक जाता है कि एक यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को पूरा का पूरा एक सिस्टम किस ढंग से बचाता है और मीडिया किस ढंग से बचाता है। मैं आज देखकर हतप्रभ था, मैं आपको बताऊं, सच कहूं। पर बात आज मध्य प्रदेश की है, हिंदुस्तान की धड़कन की बात कर रहे हैं और आप सभी विद्वान मध्य प्रदेश को अपने हाथ की रेखाओं की तरह जानते हैं। आज प्रश्न नहीं करूंगा, आज पाठक जी सिर्फ यही पूछूंगा कि मध्य प्रदेश क्या बोलता है, किस रूप में बोलता है और कैसे बोलता है। बस। धन्यवाद दिनेश जी। आदरणीय अचल जी और आदरणीय प्रकाश जी ने बहुत विस्तार से मध्य प्रदेश का राजनीतिक खाका खींच दिया है। मैं थोड़ा और छोटी छोटी चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। उससे पहले दो बातें मैं जोड़ दूं। एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो बात आपने कही, दिल्ली पुलिस ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके कहा है कि न तो कोई धारा हटाई जा रही है और न अभी जांच पूरी हुई है। दूसरी बात, प्रकाश जी ने जो खालिस्तान वाली बात कही, मैंने अभी वीडियो देखा, उसमें प्रकाश जी एक ज्यादा खतरनाक संदेश ये है कि राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता है, इस वक्त तो वे सांसद भी नहीं है। उनकी सभा में जिन लोगों ने खालिस्तान का झंडा फहराया, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया, उन्होंने ये धमकी भी दी है कि 22 जून को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के सामने भी वे ऐसे ही आवाज उठाएंगे। ये ज्यादा खतरनाक संदेश है। सरकार और विपक्ष सबको मिलकर सचेत रहना चाहिए कि खालिस्तान के लोग, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग उनके मंचों तक न पहुंच पाए। तो ये 22 जून को प्रधानमंत्री के आगमन के लिए अगर अच्छा हुआ उन्होंने पहले से अलर्ट दे दिया है, तो अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां इस बात पर एहतियात बरतें। मध्य प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति सहज नहीं है। एक तो बहुत स्वाभाविक बात होती है कि लगातार 20 साल एक व्यक्ति सत्ता में रहता है, एक आदमी का चेहरा जनता देखती रहती है, उनके वही सारे भाषण, उनकी वही रीति नीति, तौर तरीके, सब सुन सुन के एक बार मन, हमारी आंचलिक भाषा में कहें तो अफर जाता है। तो मध्य प्रदेश के लोगों का मन अफर गया है शिवराज सिंह का चेहरा देख के। बीच के 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ की सरकार के और शुरू के उमा भारती, बाबूलाल गौर का बहुत छोटा सा कार्यकाल। कल मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे राकेश जी। कल मैं एक कार्यक्रम में था टेलीविजन पर, जहां पर कुछ माननीय भाजपा के भी प्रवक्ता थे। तो सब कह रहे थे कि हमने 9 साल में बहुत कुछ किया है जो पिछली सरकारें कर ही नहीं पाई थी, छू भी नहीं पाई थी। तो मैंने एक छोटा सा, आपको पता है मैं तो आंकड़ों का विद्यार्थी हूं, मैं आंकड़ों के बिना बात करता नहीं। तो मैंने कहा कि एक आंकड़ा ऐसा है जो आपका ही है, मैं आपके सामने पेश करता हूं, फैसला जनता कर लेगी कि 10 सालों का जीडीपी का ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो मनमोहन सिंह का 7.06% है, 7.06%। और अगर मैं इस साल का और अगले साल का भी 7% पकड़ लेता हूं, जो कि मैं ज्यादा कर रहा हूं एक्चुअली, तो भी उसके बावजूद भी मोदी जी 10 सालों का एवरेज 6% नहीं छू पाते हैं सर। 5.8, 5.9 के आसपास टच करते हैं 10 सालों का जीडीपी एवरेज। तो मैंने कहा इससे बड़ा कोई पैमाना हो तो मुझे बता दीजिए। अब ये पैमाना भारत सरकार का है और इस बात को बता रहा है कि 10 सालों में मनमोहन सिंह की एवरेज ग्रोथ रेट 7.06 थी और आप 6 तक नहीं पहुंच पाए। अपने आप फैसला कीजिए किसने प्रगति ज्यादा की और किसने कम की है। तो काफी परेशान हो गए इसके ऊपर, ये आंकड़े कहां से आए। मैंने कहा प्लीज जाइए भारत सरकार के आंकड़े चेक कीजिए और उसके बाद मुझसे आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद जी। राकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए। यही स्थिति सर मध्य प्रदेश में हो रही है। मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली थी तब से अब तक सरकारी खजाने पर जो कर्ज है वो कई गुना बढ़ गया है। तमाम लोक कल्याणकारी योजनाओं में जो
खैरात बंटती है वो सभी पार्टियां करती हैं, हम उसमें कांग्रेस बीजेपी का कोई भेद नहीं कर रहे, लेकिन मध्य प्रदेश की माली हालत अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीतिक अगर हम धरातल पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण हो चुका है मध्य प्रदेश में। प्रकाश जी ने जो कहा कि टंगड़ी मारकर, बड़ा अच्छा उन्होंने मुहावरा इस्तेमाल किया कि सिंधिया ने टंगड़ी मारकर कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत खलबली मची है। जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है वैसे वैसे ये खदबदाहट और बढ़ने वाली है। कांग्रेस में जिस तरह की बयानबाजी होती थी नेताओं में एक दूसरे के खिलाफ, गुटबाजी, एक दूसरे के बारे में निंदा आलोचना अभियान चलाना, वैसे अभियान इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हो या प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, दोनों के खिलाफ पार्टी के भीतर से ही आवाजें उठ रही। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने बयान दिए हैं कि सिंधिया के आने के बाद बीजेपी की हालत खराब है। एक नेता ने तो कह दिया वे भिखारी बनकर आए थे अपनी थाली सजाने के लिए, अपनी थाली भरने के लिए, यानी कि सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस व्यक्ति से चुनाव हारे बीजेपी के प्रत्याशी से, केपी यादव, गुना शिवपुरी में, उसने प्रकारांतर से उन्होंने एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को मूर्ख बता दिया। ये संदेश भी दे दिया कि वे इससे अच्छा है जहां थे वहीं रहते तो अच्छा था, और दम होती तो फिर से चुनाव लड़ते, जीत कर आते। ये सब बीजेपी में पहले कभी नहीं हुआ। खूब समझाइशें दी जा रही हैं, मुख्यालय में बुलाया जाता है, लेकिन बाहर आकर 7 दिन बाद फिर कोई तीसरा आदमी बयान दे देता है। एक पूर्व विधायक वी.डी. शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहता है कि उससे जान को खतरा है। तो स्थितियां बीजेपी में वैसी हैं जैसी कांग्रेस में आज से 5-10 साल पहले हुआ करती थी। इसके उलट कांग्रेस में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। सबको पता है कि कमलनाथ से बड़ा मध्य प्रदेश में इस समय कोई नेता है नहीं। सरकार गंवाने के बाद, 15 महीने मुख्यमंत्री रहने के बाद, पिछले 3 साल से कमलनाथ अपने संसाधनों के बूते पर, अपनी दम पर लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, पूरे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं, अपने चार्टर प्लेन से, अपने हेलीकॉप्टर से। पूरा संगठन उन्होंने खड़ा करने की कोशिश की। जो हम जैसे लोग, हम सब पत्रकार लोग कहा करते थे कि कमलनाथ संगठन के आदमी नहीं है, उस खामी को भी दूर करने की उन्होंने कोशिश की है। आज मैं एक खबर देख रहा था जिसमें कहा गया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कांग्रेस अपने अधिकांश प्रत्याशी घोषित कर देगी। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कांग्रेस में। तो कई सारे ऐसे मोर्चे हैं जिन पर बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है और कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। अगर हम 2018 के चुनाव से तुलना करें, तब भी कांग्रेस ने विजय हासिल की थी, सरकार बनाई थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा दल बदल नहीं करता तो कमलनाथ की सरकार चलती पूरे 5 साल। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव कांग्रेस जीती ही थी। अब मूल प्रश्न आता है कि कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी। लगातार जो बैठकें हो रही हैं दोनों पार्टियों के अंतःपुर में, बीजेपी से जो खबरें आ रही हैं, बाकायदा ये ऐलान किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के बारे में जब ये सवाल पैदा होता है तो उसका उत्तर सब आपको सुन के हैरानी होगी। शिमला नगर निगम का चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पर ही लड़ा गया था, जहां पे गली की सफाई और पानी वगैरह होते हैं ना, उसके नाम पे लड़ा गया। वहां भी मोदी जी का चिन्ह था सर। जी, बीजेपी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। बीजेपी जिला पंचायत, पंच, सरपंच के चुनाव से लेकर और ट्रंप का चुनाव तक नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ती है। ट्रंप भी नरेंद्र मोदी से प्रचार कराने के लिए लालायित थे और मोदी जी प्रचार करके आए थे अमेरिका में उनका। ये उनका विषय है। लेकिन मैंने कहा कि कांग्रेस किस तरह चुनाव लड़ेगी, इसका खुलासा 2 राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आए थे 7 दिन पहले, पवन खेड़ा और सुप्रिया सुले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट ये कहा कि कांग्रेस स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, मध्य प्रदेश का जो भ्रष्टाचार है, 40% सीएम कर्नाटक में कहा था, यहां तो संयोग से महाकाल लोक का जिक्र प्रकाश जी ने किया है, तो उस बहाने से कांग्रेस अब 50% सीएम और 80% सीएम तक का नारा लगा रही है कि यहां पर 80% कमीशन खोरी होती है। तो जब मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, तो यकीन मानिए बीजेपी बहुत सुविधाजनक स्थिति में नहीं रहेगी। इसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड इमेज थी, वो अब धीरे धीरे दरक गई है।
कर्नाटक में भी तो मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ा था। जेपी नड्डा ने कहा अगर आप नहीं चुनेंगे तो मोदी जी की कृपा से वंचित रह जाएगा कर्नाटक। अमित शाह ने कहा दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ गई। मोदी जी स्वयं तो 6 दिन वहां पड़े रहे, कितनी सभाएं की उन्होंने, कितनी रैलियां की। तो ब्रांड मोदी के दम पर अगर बीजेपी चुनाव, सर दंगे हुए हैं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन अमित शाह जी के प्रदेश मणिपुर में हुए सर, वहां नहीं सर। मणिपुर में हुए, बिल्कुल दंगे हुए हैं जहां उनकी पार्टी की सरकार है और केंद्र की जिम्मेदारी है सारी चीजों की। कुल मिलाकर अगर स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है और बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा ये चुनाव। देखना ये होगा जो कांग्रेस चुनाव लड़ने के तौर तरीके भूल गई थी, वो कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद वो जो इलेक्शन मैकेनिज्म है उसे अचानक याद आ गया कि अरे चुनाव तो ऐसे लड़ा जाता है, सत्ता की राजनीति करनी है तो सब कुछ करना पड़ेगा। वो तैयारी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिखाई दे रही है जी। मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक हो चुकी है। जिस दिन कर्नाटक का परिणाम निकला था उसी दिन 4 राष्ट्रीय प्रभारी, जिनमें 3-4 प्रदेशों के कांग्रेस अध्यक्ष थे, कमलनाथ के बंगले पर बैठक कर रहे थे देर रात तक। प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है, रैली होने वाली है शायद जबलपुर में। राहुल गांधी की पदयात्रा जिस रूट से निकली थी, प्रकाश जी ने कहा वहां अच्छा प्रतिसाद कांग्रेस को मिल सकता है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देते हैं। हम नहीं जानते परिणाम क्या होगा और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि यहां स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वहां भी बदलाव की कवायद चल रही है। एक दिन खबर उड़ गई कि बीडी शर्मा को हटा के प्रहलाद पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, फिर वो फैसला टल गया। मुख्यमंत्री को हटाने की शायद हटाने का साहस या जोखिम उनका आला कमान नहीं ले पा रहा। अगर कर्नाटक में बीजेपी चुनाव जीती होती तो शायद शिवराज सिंह को बदलने का काम भी हो चुका होता। कुल मिलाकर परिदृश्य कांग्रेस को थोड़ी सी बढ़त में दिखा रहा है। राहुल गांधी का यह कहना कि 150 सीटें चुनाव जीतेगी कांग्रेस 150 सीटों पर, यह अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, अपने प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने का काम है। तुर्शी बतुर्शी शिवराज सिंह ने कह दिया हम 200 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। अब 230 सीटों की विधानसभा में पिछली बार तो 100 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से छुआ था बीजेपी ने, 200 कैसे जीत जाएंगे। और वो भी तब जब 18 से अब तक नर्मदा में बहुत पानी बह गया है, चंबल में बहुत पानी बह गया है। नरेंद्र मोदी की वो इमेज नहीं रही, शिवराज सिंह पर बहुत सारे आरोप हैं और कुदरत भी कुछ ऐसे करिश्मे कर रही है कि महाकाल लोक जैसा विषय सामने आ गया। एक अंतिम बात कहकर भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े हुए उसका भी आर्किटेक्ट सुना गुजरात का ही है सर। जी बिल्कुल, ठेकेदार गुजरात का ही है, बिल्कुल बाबरिया एंड कंपनी करके कोई है। एक अंतिम बात, एक हमारे मित्र है मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति उनकी निष्ठा, बीजेपी से उनका जुड़ाव सर्वविदित है। उन्होंने महाकाल लोक की घटना के बाद ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि ईश्वर इस अपराध के लिए क्षमा नहीं करेगा। सीधे सीधे उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो कई तरीके से प्रकृति और समाज, राजनीति ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह की सरकार के लिए नवंबर थोड़ा पसीना लाने वाला तो होगा।